Hi, this is Adiba, and today we will discuss about Bryophyta. Bryophyta means amphibians या फिर उभयचर पौधों का उभयचर. In simple words, amphibians of plant kingdom mean ऐसे plants जो ज़मीन पे भी रह सकते हो और पानी के अंदर भी रह सकते हो. क्योंकि इससे पहले जो plants से जो हमारे पास सबसे सिंपल कैटेगरी आई थी प्लांट्स की, दैट इज़ एल्गी. एल्गी पूरी तरीके से पानी के ऊपर डिपेंड थी, बिना पानी के वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकती थी. उसके बाद जो दूसरी हमारे पास थोड़ी सी एडवांस कैरेक्टरिस्टिक वाली कैटेगरी आई, वो आए हमारे पास ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं. मतलब ये ऐसे पौधे थे जो ज़मीन पर रह सकते थे, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ज़मीन के ऊपर डिपेंड नहीं थे. इन्हें अभी भी पानी की ज़रूरत थी अपने रिप्रोडक्शन के लिए. इसलिए इन प्लांट्स को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं. जिस तरह से हम लोग एनिमल में समझे, एनिमल में भी काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं. एनिमल में भी काफ़ी सारे हमारे पास इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं. जैसे हम लोग स्नेक का एग्जांपल ले सकते हैं. फ्रॉग सबसे अच्छा एग्जांपल है जो पानी के अंदर भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है. मतलब ये एम्फीबियंस ऑफ एनिमल्स है. इसी तरह जो ब्रायोफाइट है ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है. मतलब ऐसे पौधे जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं. क्योंकि अभी ये दूसरी कैटेगरी है हमारी प्लांट की जिसके अंदर नए कैरेक्टरिस्टिक ऐड हुए हैं. अभी इतना एडवांसमेंट नहीं आया है कि ये ज़मीन पे अच्छे से इंडिपेंडेंटली रह सके. जिस तरह से हम क्लास में समझे, हम क्लास में एक लेवल जब हमारा चेंज होता है, जैसे हमारा 9th क्लास के बाद 10th क्लास आई है, तो एकदम से ऐसा नहीं है हर सब कुछ बदल जाता है. बेसिक वही चीज़ रहती है 9th वाली, थोड़ा सा एडवांसमेंट आ जाता है 10th क्लास का. मतलब 9th वाला बच्चा भी थोड़ा थोड़ा बहुत 10th के जो कुछ मतलब उसकी प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा बहुत सोल्व कर सकता है. थोड़ा सा लेवल चेंज होता है, चीज़ें एकदम से पूरी नहीं बदल जाती. एल्गी पूरी तरीके से प्लांट के ऊपर डिपेंड थी. उसके बाद ऐसा नहीं है एकदम से पूरे ज़मीन वाले प्लांट्स आ जाएंगे. तो प्लांट्स जो ब्रायोफाइटा हमारे पास आए, ब्रायोफाइटा ज़मीन पर रहने वाले प्लांट्स थे, लेकिन अभी भी पानी के ऊपर डिपेंड थे अपने रिप्रोडक्शन के लिए. पूरी तरीके से अभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं थे. Bryophyta मतलब division of green plants refers to एम्ब्रोफाइट्स which in literal term are land plant. Land plant हम properly नहीं बोल सकते क्योंकि अभी भी ये पानी के ऊपर डिपेंड है. बेसिक इसके पास 3 क्लासेस होती हैं. फर्स्ट है मोसेस, सेकंड लीवरवॉर्ट एंड थर्ड हॉर्नवॉर्ट. मोसेस क्योंकि अभी एल्गी का हमने जब एल्गी के बारे में पढ़ा था, एल्गी थैलस होता है. एल्गी को हम लोग थैलोफाइटा बोलते हैं. थैलस मतलब उसके पास थैलस जैसा स्ट्रक्चर है. थैलस मतलब एक तरीके से अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई प्रॉपर डिमार्केशन नहीं होती कि ये इसकी रूट है, ये इसके लीव्स है, ये इसके फ्लावर है, ये इसका शूट है. पूरी अगर हम एक एल्गी को देखें तो एक ग्रीन मैट सा हमें दिखाई देता है. मतलब कहीं भी हमें कोई प्रॉपर चीज़ नहीं पता चलती. उसी के बाद ये वाली क्लास आई थी तो इसमें भी अभी प्रॉपर डिमार्केशन नहीं आती कि कौन सी क्या चीज़ है. कुछ हमें वैसा स्ट्रक्चर दिखने को मिल जाता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर रूट नहीं आई, प्रॉपर शूट नहीं आया, प्रॉपर फ्लावर वगैरह नहीं आए. कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर आ गया, कुछ शूट लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, कुछ लीव्स लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है. प्रॉपर लीव्स, रूट, शूट ये कुछ नहीं आता. रूट नहीं होती इसलिए क्योंकि ये नॉन वस्कुलर प्लांट है. और मोसेस में एक अलग कैरेक्टरिस्टिक, रूट की बजाय राइजोइड्स होते हैं जो थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उतना नहीं एब्जॉर्ब करते जितना रूट का काम होता है. सेकंड है हमारे पास लीवरवॉर्ट. ये भी लीवरवॉर्ट मतलब इनके रिजेम्बलेंस के नाम पे ही पड़ा है. लीवरवॉर्ट लीवर जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखने में मिलता है. हॉर्नवॉर्ट कुछ हॉर्न जैसा हमें स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है. इसी के बेस पे हमने इसका नाम रखा है. यही चीज़ आगे ब्रायोफाइटा को हम लोग पौधों का उभयचर बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वही कि ये स्थल पे भी रह सकता है, जल के अंदर भी रह सकता है. स्थल पर आराम से रहेगा, लेकिन जब इसे रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा तब इसे पानी की ज़रूरत पड़ेगी. अपने पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए पानी के ऊपर डिपेंड है. अगर हम इसके प्राइम फीचर की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ जो आ जाती है वो ये कि ये नॉन वस्कुलर प्लांट है, या फिर हम लोग कहें कि ये ट्रू वस्कुलर प्लांट नहीं है. अब वस्कुलर कैरेक्टर को अगर हम समझें, वस्कुलर कैरेक्टर का मतलब होता है कंडक्शन. कंडक्शन को हम सिंपल कहें ट्रांसपोर्ट जैसे कि बड़े प्लांट्स के अंदर होता है. रूट क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है. एब्जॉर्ब होकर पानी फिर ऊपर लीव्स तक जाता है, जहाँ पर लीव्स के अंदर
क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहाँ पर हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। इन अदर वर्ड हम लोग लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं, वहाँ पर हमारी फूड फॉर्मेशन होती है। अगर हम बेसिक रिएक्शन की बात करें उसके अंदर हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए जो रूट होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, और जो लीव्स है वहाँ पर हमारा फूड बनता है। क्योंकि हमारी रूट नॉन क्लोरोफिलस है या फिर हम कहें ए क्लोरोफिलस है, वो ग्रीन नहीं होती, मतलब वहाँ पर फूड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। इसलिए जो पत्तों में खाना बनता है वो नीचे की तरफ खाना ट्रांसफ़र होता है। कंडक्शन का काम, लीव से नीचे तक हमारा फूड जाता है, और जो रूट होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, वो पानी हमारा ऊपर लीव्स तक जाता है। ये चीज़ होता है वस्कुलर कैरेक्टर, मतलब जो कंडक्शन का काम हो रहा है, चाहे वो हमारा फूड है या फिर हमारा वाटर है। जो ब्रायोफाइटा है, हम लोग ब्रायोफाइटा को नॉन वस्कुलर प्लांट बोलते हैं, या फिर हम कहें कि ये ट्रू वस्कुलर नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ स्पेशलाइज्ड कुछ ब्रायोफाइटा के अंदर इस तरह की टिश्यू हो जाते हैं जो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, लेकिन अभी प्रॉपर वस्कुलर टिश्यू इसके अंदर नहीं आया, मतलब प्रॉपर ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ अभी इसके अंदर नहीं होती। इसके अंदर हम लोग इसको नॉन वस्कुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास कोई लिग्निन नहीं होता। अगर हम इसके निवास स्थान की बात करें, मतलब इसके हैबिटेट की बात करें, ब्रायोफाइटा हमारा कहाँ रहता है, तो ब्रायोफाइट विभिन्न प्रकार के आवास, मतलब अलग अलग जगह पे मिलता है हमें। ऊंचाई की सीमा अलग अलग ऊंचाई पे मिलता है, अलग अलग तापमान में, मतलब जो डिफरेंट टेम्परेचर है, डिफरेंट ह्यूमिडिटी है, अलग अलग सबके कैरेक्टरिस्टिक है। कोई सा ब्रायोफाइटा कहीं पर ग्रो करेगा, कोई ब्रायोफाइटा कहीं पर ग्रो करेगा। हम लोग इन्हें आर्कटिक और रेगिस्तानी क्षेत्र में भी देख सकते हैं। हम इन्हें छायादार और नम वातावरण के अंदर देख सकते हैं। ये कहीं भी उग सकता है, और स्पेशली वहाँ जहाँ पर जो एक संवहनी पौधे हैं वो उग नहीं सकते। संवहनी हम लोग बोल सकते हैं एक जो प्रॉपर वस्कुलर प्लांट है, लाइक हमारे पास जो टेरिडोफाइटा है, हमारे पास जो जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, जो आगे एडवांस कैरेक्टरिस्टिक वाली कैटेगरी आएंगी, वो जहाँ पर वो ग्रो नहीं कर पाते वहाँ पर भी ये ब्रायोफाइटा ग्रो कर जाता है, क्योंकि इसे पूरी तरीके से रूट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इसमें कोई रूट जैसा स्ट्रक्चर होता ही नहीं, रूट जैसा प्रॉपर रूट वाला स्ट्रक्चर नहीं होता, रूट जैसे ही राइजोइड स्ट्रक्चर होता है कुछ के पास। ब्रायोफाइटा को ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट ट्रू प्लांट है टू हैव एवर। ये क्योंकि इससे पहले जो एल्गी थी हमारे पास, एल्गी प्रॉपर लैंड प्लांट नहीं थी। एल्गी हमारी वाटर में रहती थी, एक्वेटिक ही ज़्यादा एल्गी होती है हमारे पास। पहली बार लैंड प्लांट आए, लेकिन अभी भी प्रॉपर ये पूरी तरीके से लैंड प्लांट नहीं मान सकते, क्योंकि अभी भी रिप्रोडक्शन के लिए पानी के ऊपर डिपेंड है। ब्रायोफाइटा को हम लोग, इस ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो लंबे टाइम तक ठंडी और एक तरह से हम लोग कहें ड्राई कंडीशन को भी ये टॉलरेट कर लेते हैं। और मतलब ये ड्राई कंडीशन में ऐसा लगेगा ये डेड है, लेकिन ये डेड नहीं होते। दोबारा से अगर इन्हें नमी मिल जाए, प्रॉपर इन्हें टेम्परेचर मिल जाए, प्रॉपर इन्हें मॉइस्चर मिल जाए, तो ये फिर से इनके अंदर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है और ये फिर से अपना सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब एक तरह से ये अपने डेड पीरियड के अंदर, हम लोग इसे प्रॉपर डेड नहीं बोल सकते, इनएक्टिव पीरियड के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही इन्हें दोबारा से अपनी सुटेबल कंडीशंस मिली, ये फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं। ये किसी भी चीज़ पे, मिट्टी में, अन्य पौधों के विघटित या फिर जीवित पदार्थ पर पनप जाते हैं। कुछ चट्टान की नंगी सतह पर उगते हैं, मतलब इनका हैबिटेट अलग अलग जगह है। अलग अलग ब्रायोफाइट अलग अलग जगह पर ग्रो कर लेते हैं, जहाँ जिसको जो सुटेबल लगता है, जो जिससे जहाँ जिसकी सुटेबल कंडीशन मिलती है वो वहाँ पर ग्रो कर लेते हैं। कुछ हमारे पास कुछ प्रकृति में प्रॉपर एक्वेटिक ब्रायोफाइट भी होते हैं हमारे पास। उसके बाद अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, मतलब जो जनरल प्रॉपर्टी है ब्रायोफाइट की, वो क्या होती है। प्लांट इन दिस कैटेगरी डू नॉट हैव रूट बट हैव क्रूड स्टेम एंड लीव्स। इनके पास रूट नहीं होती, रूट की बजाय राइजोइड जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर रूट नहीं होता। इसी तरह का होता है रूट जैसा ही वो राइजोइड। वो क्या करता है, एंकर करने का काम, एक जो रूट का काम होता है, एक हमारे बड़े प्लांट को सपोर्ट देना, और हमारी जो नीचे जो पानी है, हमारा नीचे जो न्यूट्रिएंट्स है, उसको ऊपर तक ट्रांसफ़र करना। तो इसी तरह ये एंकर करने का काम करती है, उसे सबस्ट्रेटम तक उसे सपोर्ट देती है और एब्जॉर्ब करने का काम करती है, लेकिन अभी प्रॉपर ये रूट नहीं है।
और बढ़ने के लिए उनकी मुख्य आवश्यकता तुलनात्मक रूप से स्थिर आधार, मतलब उन्हें एक बस बेस चाहिए जो इन्हें ऐसा बेस जो जहाँ पर ह्यूमिडिटी अच्छी हो, जहाँ पर मॉइस्चर अच्छा हो, जहाँ पर हमारा प्रॉपर एक टेम्परेचर हो, प्रॉपर धूप हो, वहाँ पर एक इसके लिए सुटेबल पूरा इन्वायरमेंट हो, और जो इसके ग्रो करने के लिए जो चीज़ें जहाँ पर ये कंफर्टेबली ग्रो कर सके, हर चीज़ अगर इसे सुटेबल मिले तो ये ग्रो कर जाता है। These roots or rhizoids do not absorb nutrients like other usual plant root। ऑब्वियस सी बात है, रूट नहीं है तो रूट की तरह इतना काम भी नहीं करेगी, हर चीज़ एब्जॉर्ब करेगी। हाँ, कुछ न्यूट्रिएंट्स और कुछ पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ वैसा काम करती है, लेकिन प्रॉपर रूट वाला काम नहीं करती। जो मॉसेस होते हैं वो स्पोर्स को रिलीज करते हैं बाय देयर लीव्स विच ट्रैवल बाय वाटर एंड मेक न्यू मॉसेस इन न्यू लोकेशन। वही चीज़ है, रिप्रोडक्शन में इससे हेल्प मिलती है। जो मॉसेस है अपनी लीव्स के थ्रू वो स्पोर को रिलीज करते हैं, जो पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पर फिर नए प्लांट्स बनते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है, जनरेशन आगे से आगे हमारी बढ़ रही है। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर मॉसेस टू ग्रो एंड स्प्रेड। वही चीज़ कि पानी बहुत ज़रूरी है मोसेस को ग्रो करने के लिए और इसकी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी कॉलोनी को स्प्रेड करने के लिए। दे कैन एंटायरली ड्राई आउट एंड सर्वाइव। ये पूरी तरीके से ड्राई आउट हो जाते हैं, इनएक्टिव पीरियड में चले जाते हैं, लेकिन जब ये दोबारा से पानी के कांटेक्ट में आते हैं, दोबारा से रिव्यू हो जाते हैं और दोबारा फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं। यही चीज़ अगर हम इसमें हिंदी में देखें तो ये जो पौधे होते हैं नम और छायादार क्षेत्र में होते हैं, मतलब इन्हें थोड़ी ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है, इन्हें प्रॉपर ये लैंड प्लांट नहीं है। इनका भी थैलस जैसा स्ट्रक्चर होता है, हम लोग इसे प्रॉपर थैलस नहीं बोल रहे हैं। थैलस मतलब अनडिफरेंशिएटेड। एल्गी में जैसे हमने कहा था प्रॉपर थैलस है, अनडिफरेंशिएटेड है, ग्रीन मैट की तरह हमें स्ट्रक्चर दिखता है। लेकिन ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा का मतलब नए कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर ऐड हुए हैं, थोड़ा बहुत इसके अंदर रूट लाइक, शूट लाइक, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसलिए थैलस जैसा हम लोग बोल रहे हैं, प्रॉपर थैलस नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात, इसमें इन्होंने राइजोइड्स की बात की है। राइजोइड्स मतलब रूट जैसा स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत रूट जैसा काम भी होता है जो नीचे से एब्जॉर्ब करने का काम करता है। उसके बाद ये बोल रही है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय मतलब सिंगल सेल या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें वास्तविक वानस्पतिक संरचना का अभाव होता है, क्योंकि प्रॉपर अभी लैंड प्लांट नहीं है तो हम लोग उस तरह का स्ट्रक्चर इसमें पा भी नहीं सकते। यही चीज़ आगे इनकी संरचना जड़ जैसी, तने जैसी और पत्ती जैसी। मेन चीज़ इसके अंदर यही है कि रूट लाइक, शूट लाइक एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्रॉपर लीव्स, रूट एंड शूट इसके अंदर अभी नहीं है। उसके बाद पौधों में संवहनी तंत्र, वही चीज़ मतलब जो ट्रांसपोर्ट वाला है। अभी हमने ट्रांसपोर्ट की बात की थी कि पानी कंडक्ट होता है, नीचे रूट पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, फिर वहाँ से लीव्स तक पानी जाता है ताकि फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस हो सके। इसी तरह लीव्स के अंदर जो खाना बनता है, खाना नीचे की तरफ रूट की तरफ जाता है, क्योंकि रूट हमारे पास एक क्लोरोफिलस है, मतलब उसके पास कोई क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए वो अपना खाना नहीं बना सकती, इसलिए उसे ऊपर लीव से खाना लेना पड़ता है। मतलब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। रूट पानी को ऊपर तक पहुंचाती है और लीव्स फिर खाना बनाती है और खाना नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो काम है ये करता है हमारा संवहनी तंत्र, या फिर हम लोग कहें कि कंडक्शन टिश्यू, जिसे हम लोग सिंपल बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम पानी को कंडक्ट करने का काम करता है एंड जो फ्लोएम होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अंदर उसका अभाव होता है, मतलब वो टिश्यू इसके अंदर अभी है ही नहीं। कुछ ब्रायोफाइटा होते हैं जिनके पास कोई थोड़ा बहुत स्पेशल टिश्यू अलग से होता है जो ट्रांसपोर्ट कर देता है थोड़ा बहुत, लेकिन प्रॉपर इसके अंदर अभी कंडक्शन नहीं होता। हम लोग इसमें देखें ब्रायोफाइटा में जो बहुकोशिकीय यौन अंग होते हैं ये प्रकाश संश्लेषक होता है, मतलब मल्टी सेलुलर। इसमें रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है मल्टी सेलुलर होता है। हम लोग प्रॉपर सिस्टम नहीं बोल सकते, जो इसके ऑर्गन होते हैं थोड़ा बहुत, और ये फोटोसिंथेसिस करता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है। ब्रायोफाइटा की अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो इसमें 20,000 लगभग अप्रोक्स हमारे पास 20,000 स्पीशीज़ होती है जो इनक्लोज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर
रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हमारे पास आते हैं गैमेटेंजिया एंड स्पोरेंजिया। ये क्या करते हैं, फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं करते, सीड प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि अभी इतना एडवांस कैटेगरी नहीं आई प्लांट की। एल्गी के बाद ये सेकंड कैटेगरी होती है। अगर हम प्लांट के इवोल्यूशन के टर्म में बात करें, सबसे सिंपल प्लांट हमारे पास होते हैं एल्गी। एल्गी के बाद हमारे पास आया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर थोड़ा बहुत अभी चेंज आया है, इतना एडवांस कैरेक्टर नहीं आया। सबसे एडवांस कैटेगरी में हमें जाके देखने को मिलता है फ्लावर, दैट इज एंजियोस्पर्म प्लांट। क्योंकि ये अभी बेसिक क्लास है प्लांट की, इसलिए इसके अंदर अभी कोई फ्लावर और सीड नहीं होता। अगर हम सेक्सुअली बात करें तो ये स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, और अगर एसेक्सुअली देखा जाए तो इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है और ये गैमे का प्रोडक्शन करते हैं। जो ब्रायोफाइटा होते हैं हमारे पास, ये अगर हम ये मोस्ट रिसेंट फाइलोजेनेटिक एविडेंस ये सपोर्ट करता है द मोनोफाइली ऑफ दिस ग्रुप। ये क्लासीफाई जिसने किया है विल्हेम शिम्पर 1879 के अंदर, मतलब इतना अभी पुराना नहीं है ये इसकी विल्हेम शिम्पर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको मोनोफाइली या फिर फाइलोजेनेटिक एविडेंस, मतलब जो इसका फाइलोजेनेटिक एविडेंस है वो इसे सपोर्ट करता है इस ग्रुप की मोनोफाइली को, अकॉर्डिंग टू विल्हेम शिम्पर क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं इसकी इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन मतलब इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस मतलब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम दोनों ही चीज़ों की बात करते हैं, चाहे वो उसके फ़ायदे हो या फिर नुकसान हो। पहले हम इसकी इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, मतलब जो हमारे ब्रायोफाइटा होते हैं उनका इन्वायरमेंट में क्या रोल है, इन्वायरमेंट को हमारे वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं। अगर हम वही चीज़ इन्वायरमेंट को, मतलब इसका पारिस्थितिक महत्व क्या है। पहली चीज़ है जो ये क्या करते हैं, ये चट्टान को विघटित करते हैं। सीधे शब्दों में हम कहें कि ये जो चट्टान है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, चट्टान को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी चट्टान जब ये जो ब्रायोफाइटा जब उसे तोड़ने का काम करते हैं तो वो मिट्टी में बदल जाती है। मतलब धीरे धीरे पहले थोड़ी चट्टान बनी, छोटे पत्थर हुए, फिर धीरे धीरे जब प्रॉपर इनको टीके किए जा रहे हैं, चट्टान के ऊपर लगातार वर्क कर रहे हैं, उसे ब्रेक डाउन करने का काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास मिट्टी बनती है, जो क्या होता है ऊंचे पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त हो जाता है। अगर हम एक बड़े प्लांट की बात करें तो हमें पता है वो बड़ी किसी चट्टान पे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो चट्टान के ऊपर एक्ट करते हैं, चट्टान को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, चट्टान को धीरे धीरे तोड़ते हैं और अल्टीमेटली उसे कन्वर्ट कर देते हैं मिट्टी के अंदर। ये मिट्टी अब सुटेबल होती है बड़े प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो बड़े प्लांट होते हैं वो चट्टानों पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट तैयार करते हैं। किस तरह से तैयार करते हैं, क्योंकि ये एसिड को रिलीज करते हैं और बहुत सारी जब ये डेड हो जाते हैं और ये डीके हो जाते हैं, अल्टीमेटली हमारे पास मिट्टी बनती है, मिट्टी का निर्माण होता है। ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं सघन रूप से बढ़ते हैं, मतलब बहुत इनका नंबर काफ़ी तेज स्पीड से बढ़ता है, मिट्टी को बांधने के रूप में कार्य करते हैं। जिस तरह से हम एक बड़े प्लांट की बात करें, बड़े प्लांट में हम लोग कहते हैं कि रूट का काम होता है मिट्टी को बाइंड करना, ताकि जो हमारी तेज़ बारिश आए कभी या फिर बहुत तेज हवा चले, तूफान चले, तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह स्लिप ना हो, हमारे पास लैंडस्लाइडिंग ना हो। तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को बाइंड करने का काम करते हैं। सेम हमारे पास इसका भी यही काम है। इतनी तेज इनकी स्पीड होती है, ग्रो करने की स्पीड होती है कि मिट्टी को बांध कर रखते हैं, लैंड स्लाइडिंग से बचाते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करती है, और स्पेशली अगर दलदल उत्तराधिकार में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खुली मिट्टी को ये कहते हैं कि प्रॉपर एक वन के अंदर बदल सकती है, क्योंकि ये इनकी ग्रो करने की जो स्पीड है वो काफ़ी है। और अगर काई से बनी मोटी चटाई पानी और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण ये कहते हैं कि जो बीजों का जर्मिनेशन है, मतलब जो बीजों का अंकुरन है, जो हमारा सीड जर्मिनेशन है, वो प्रॉपर होता है। प्रॉपर वहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है, एक अच्छा उसके लिए हैबिटेट तैयार करते हैं अपने खुद की आगे जनरेशन के लिए। और जो आने वाली नई क्लासेस हैं प्लांट की, मतलब जो एडवांस कैटेगरी है प्लांट की, जैसे हम लोग जिम्नोस्पर्म की बात करें या फिर टेरिडोफाइटा की बात करें या फिर एंजियोस्पर्म हो गए हमारे पास, ये प्लांट जिन्हें अच्छी इन्वायरमेंट की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए, उनके लिए एक प्रॉपर ये लोग बेस तैयार करते हैं।
हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें, हॉर्टिकल्चर को हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि जो एक तरह से फलों का जो प्रोडक्शन है, फलों का बड़े लेवल पे जो प्रोडक्शन है, उसमें ब्रायोफाइटा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। बाय क्योंकि ब्रायोफाइटा इन हॉर्टिकल्चर एज सोइल एडिटिव बिकॉज ऑफ दियर हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड टू एयर। जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनके पास कैपेसिटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा पानी को होल्ड कर सके, ज़्यादा एयर को होल्ड कर सके, तो ऐसे में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर। ब्रायोफाइटा में एक एग्जांपल आता है पीट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम इकोलॉजिकली भी देखें या फिर हम लोग एक अपनी सोसाइटी में देखें किस तरह से ये बाकी हम लोग अनदर मतलब इकोलॉजी के बिना भी अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, अलग अलग जगह हमें देखने को पीट की इम्पोर्टेंस मिलती है। एग्रीकल्चर में ब्रायोफाइटा का काफ़ी ज़्यादा रोल है। यही बात करें अगर हम इसमें कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं बारिश के प्रभाव को कम करके मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, क्योंकि मिट्टी को बाइंड करके रखते हैं, मतलब इसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग नहीं होगी। मिट्टी को इतनी टाइटली ये पकड़ के रखते हैं कि अगर बहुत तेज़ बारिश आई तब भी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह स्लिप नहीं होगी। इनकी क्योंकि जल धारण की क्षमता है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से पानी की मात्रा को कम करते हैं, और ये पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण, मतलब जो हमारा जियोकेमिकल साइकिल है उसको प्रॉपर ये चला कर रखते हैं। चट्टान निर्माता के रूप में कार्य करते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि बहुत सारे जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये बाइकार्बोनेट आयन को विघटित करते हैं, बहुत सारे उसको तोड़ते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट की वर्षा होती है। अघुलनशील मतलब ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट जो डिजोल्व जल्दी से नहीं होता, इतना ज़्यादा अमाउंट में होता है तो उसका खनिज पूरा भंडार लग जाता है, मतलब पूरा स्टोर बन जाता है उसकी वजह से, जो काफ़ी कई सौ वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। इतने ज़्यादा ये रिलीज़ करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जल्दी डिसोल्व नहीं होता, तो काफ़ी दूर के एरिया में वो हमारे पास पाया जाता है। अगर हम इसका मतलब ये सब थे अभी तक जो हमने किए इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस कि इन्वायरमेंट में ब्रायोफाइटा किस तरह से रोल प्ले करते हैं। अब इसके बाद है अगर हम इसका अपनी डेली लाइफ सिचुएशन के अंदर देखें ब्रायोफाइटा का क्या क्या रोल है। पहली चीज़ आ जाती है औषधीय उपयोग, मतलब इसकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंट क्या क्या है। इसको हम लोग कहते हैं कि ब्रायोफाइटा के अलग अलग स्पीशीज़ हैं जो अलग अलग बीमारी में अपना रोल प्ले करती हैं। अगर हम स्फेगनम की बात करें, स्फेगनम हमारे पास एक ब्रायोफाइटा है, सर्जिकल ड्रेसिंग में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग जैसे कोई फोड़े के उपचार या फिर हम अपने वाउंड हीलिंग के लिए अपने घाव को भरने के लिए इसका यूज़ करते हैं। मार्केंशिया की अगर हम बात करें तो यकृत की बीमारी को, मतलब अगर कोई लीवर की डिसीज़ है उसको क्योर करने के लिए किया जाता है। अगर हम सूखे स्फेगनम के काढ़े की बात करें, मतलब ये सारे स्फेगनम की ही प्रॉपर्टी है। स्फेगनम का लीवर के अंदर मार्केंशिया का लीवर के अंदर हमने बात की। और अगर हम स्फेगनम का काढ़ा बना लेते हैं तो आंखों की डिसीज़ के लिए भी, आंखों में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको क्योर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर हम एज अ फ्यूल बात करें, बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहाँ पर ब्रायोफाइटा को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, मतलब एज अ ईंधन यूज़ करते हैं। जैसे लीवरवॉर्ट एंड मोसेस है जो हमने स्टार्टिंग में ही क्लासिफिकेशन में किया कि इनकी रिजेम्बलेंस के बेस पे बस इनका नाम दे दिया गया कि लीवर जैसा स्ट्रक्चर है लीवरवॉर्ट हो गया, हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर है हॉर्नवॉर्ट हो गया। मोसेस इनफॉर्मली हम लोग ब्रायोफाइटा को मोसेस ही बोलते हैं क्योंकि इसके पास प्रॉपर रूट नहीं होती, इसके पास राइजोइड्स होता है, राइजोइड्स एब्जॉर्ब करने का काम करता है। Liverwort and mosses have long been tried and used as a fuel in developed country like हम लोग फिनलैंड के अंदर देख लो, स्वीडन के अंदर देख लो, आयरलैंड के अंदर देख लो, वेस्ट जर्मनी या पोलैंड या फिर सोवियत यूनियन, काफ़ी सारी कंट्री में ब्रायोफाइटा को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। पीट जिसकी हमने पहले बात की थी, बहुत इम्पोर्टेंट है ब्रायोफाइटा का। ये एक ब्राउन कलर का होता है, सोइल जैसा मटेरियल होता है इसका, मतलब जो इसका नेचर देखा जाए वो एसिडिक नेचर होता है और ये बना होता है डिकम्पोज वेजिटेटिव मैटर को, मतलब इसके अंदर होता है ये सब। पीट जो सुटेबल होता है प्रोडक्शन ऑफ लो
एंड इंटरमीडिएट गैस लाइक अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, इथाइलिन की बात करें, नेचुरल गैसेस, मिथानॉल, गैसोलीन, काफ़ी सारी गैसेस के प्रोडक्शन में भी अपना रोल प्ले करता है। और जो इसके अलावा ये प्रोडक्शन, मीथेन का जो प्रोडक्शन होता है वहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पीट। और इसके अलावा यही अपनी हीट के प्रोडक्शन होता है मीथेन, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इन फ्यूचर ऐसा एस्टिमेशन है कि हम लोग इन फ्यूचर इसे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यही चीज़ अगर हम हिंदी में देखें तो एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक मतलब हम लोग इसको अपने ज़ख्म वगैरह पे लगाने का काम कर सकते हैं, अपने घाव को भरने में यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम स्पेगनोल की बात करें, यही जो पीट के लिए इसको हम लोग स्किन डिसीज़ के लिए यूज़ करते हैं। पॉलीट्रिकियम अगर की बात करें तो मतलब पॉलीट्रिकियम जो स्पीशीज़ है उसको हम लोग गुर्दा या फिर पित्ताशय में अगर उसमें कोई स्टोन हो गया, कोई पथरी हो गई है तो उसको डिसोल्व करने का काम करते हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं। एंटीबायोटिक गुण वाले कुछ पदार्थों से, कुछ ब्रायोफाइटा से, मतलब कुछ ब्रायोफाइटा हमारे पास ऐसे भी हैं जो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। इससे हम लोग एंटीबायोटिक्स मैटर को निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट्स हम उन प्लांट्स को बोलते हैं जो डेकोरेशन में काम आते हैं। काफ़ी सारे प्लांट्स हमने देखा होगी जो हम लोग घरों में, गार्डन में यूज़ करते हैं। घरों की एक तरह से घर को डिज़ाइन करने के लिए, सजावट को बढ़ाने के लिए जो जिन प्लांट्स का हम यूज़ करते हैं उन्हें ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोला जाता है। तो काफ़ी सारे ब्रायोफाइटा ऐसे हैं जिन्हें हम एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी यूज़ करते हैं। गार्डन सॉइल के अंदर देख लो, ग्रीन हाउस क्रॉप्स के अंदर देख लो, या फिर पोटेड ऑर्नामेंटल प्लांट जो घरों में हम लोग लगा के रखते हैं गमले वगैरह में, घर की एक तरह से डेकोरेशन को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अगर हम साइंटिफिक टर्म में बात करें तो पौधों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि लीवरवर्ट में ही हमने जो एक्सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, हमने इसी के अंदर देखा। इसके अलावा हम लोग पैकिंग सामग्री में चीज़ों को पैक करने के लिए भी, स्पेशली जो हमारे पास एकदम नाजुक चीज़ें हैं जैसे कांच का कुछ बर्तन हो गया या फिर बल्ब जैसी जो एक नाजुक वस्तु है, उसकी पैकिंग सामग्री हम लोग इससे बनाते हैं। इसके अलावा इसका जो एक शिपमेंट है, ट्रांसशिपमेंट में एक चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में, और ऐसी चीज़ें जिन्हें थोड़ी ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है, क्योंकि जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा में हमने शुरू में ही बात की, ब्रायोफाइटा के पास अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इस वजह से इनको हम लोग पैकिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिन्हें ट्रांसपोर्ट के टाइम पे कुछ थोड़ी बहुत नमी की ज़रूरत है। क्योंकि जो ब्रायोफाइटा है वो अच्छे से पानी को होल्ड करके रख सकते हैं, अच्छे से पानी को धारण करने की क्षमता है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फूड के अंदर अपनी बात देखें, जो हमारा भोजन है इसके अंदर बहुत सारे जो शाकाहारी स्तनधारी है, पक्षी है, या फिर अन्य जो स्तनधारी है वो इसे एज अ फूड भी प्रोड्यूस करते हैं, फूड भी एज अ यूज़ करते हैं। अगर मोस का देखें इंडस्ट्री में किस तरह से यूज़ होता है, तो मोस का कारपेट्स बनाने के लिए वेरियस साइज़ की फ्रांस के अंदर हम मैन्युफैक्चर होता है इसका, जो अलग अलग तरह के ग्रीन कलर का जो मैट बनता है। हमने देखा होगा घरों में आजकल हम इस तरह से ग्रीन कलर का जो मैट देखते हैं, घास की तरह लगता है, वो पीट ही बेसिकली होता है। पीट से हम लोग उस चीज़ को बनाते हैं और इसको दे आर इजी टू फिक्स अलोंग द रोड, लॉन, प्लेग्राउंड एक्सेट्रा, कहीं भी हम लोग इसको लगा सकते हैं, कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। अगर श्रीलंका की बात करें तो इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स सच एज कोरपीट, फाइबर पिथ, मोस्टिक्स, हैंगिंग वायर बास्केट, ये सब हम लोग मोस से ही बनाते हैं। अलग अलग तरह की चीज़ों में हम लोग ब्रायोफाइट्स का यूज़ करते हैं। और अगर हम देखें ब्रायोफाइटा एक विशेष क्षेत्र में उगते हैं जहाँ पर मतलब एक तो इन्हें अगर कहीं पर जो ब्रायोफाइटा है ग्रो कर रहे हैं तो उससे थोड़ा बहुत हमें मिट्टी का अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि ब्रायोफाइटा का नेचर है कि वो बेसिक ज़मीन के अंदर उगेंगे, मतलब जिसका बेसिक नेचर हो। तो अगर कहीं पर ग्रो कर रहे हैं, मतलब
हर किसी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होगी, लेकिन अलग अलग ब्रायोफाइटा अलग अलग प्रॉपर्टी को डिनोट करेंगे। जैसे पॉलीट्रिकियम की अगर हम बात करें, पॉलीट्रिकियम ग्रो करता है जो बेसिक मिट्टी हो, मतलब जिसका नेचर हो वो अम्ल वाला हो। अगर वो ग्रो कर रहा है तो हम उस मिट्टी का पता लगा सकते हैं, हाँ ये अम्ल नेचर की मिट्टी है, ये मिट्टी की अम्लता का संकेत देती है। या फिर हम लोग कहें कि जो टर्टेला प्रजाति है ये मतलब चूने वाली मिट्टी में अच्छे से ग्रो करेगी। तो अलग अलग जो वैरायटी वाली ब्रायोफाइटा है, अलग अलग ब्रायोफाइटा की स्पीशीज अलग अलग तरह का एक सिग्नल देगी कि वो किस तरह की मिट्टी है। जैसे टर्टेला है वो चूने वाली मिट्टी में ग्रो करेगा। अगर कहीं पर पॉलीट्रिकियम ग्रो कर रहा है मतलब वो बेसिक मिट्टी है, उस मिट्टी का नेचर बेसिक है, उसका पीएच मतलब उसका पीएच मतलब ज़्यादा है। तो ये एक तरह से हमें सिग्नल मिलेगा, बिना चेक किए मिट्टी को हम लोग बता सकते हैं। अगर हम अपनी क्यारियों में बात करें, क्योंकि इसकी जल धारण की क्षमता है, अच्छे से पानी को होल्ड कर लेता है, तो इसका प्रयोग बीज क्यारियों में, ग्रीन हाउस में, नर्सरी से लेकर जड़ काटने तक में किया जाता है। स्वेगनम को वही चीज़ मिट्टी की अम्लता को बनाए रखने के लिए भी स्वेगनम का यूज़ किया जाता है। अलग अलग ब्रायोफाइटा की वैरायटी हैं जो अलग अलग चीज़ों में अपना रोल प्ले करती हैं। अगर हम घर की कंस्ट्रक्शन में बात करें, काफ़ी सारी जगह ऐसी है जहाँ पर घरों में यूज़ किया जाता है ब्रायोफाइटा का। जो टीनी प्लांट होते हैं, मतलब छोटे छोटे ब्रायोफाइट के प्लांट, इनको घर बनाने में यूज़ किया जाता है, इनकी फर्निशिंग में यूज़ करते हैं, इनको सुधारने में, सुंदर बनाने में यूज़ करते हैं। कापकोट एक हिमालय में जगह है जहाँ पर जो विलेजर्स हैं वो मोस पीट का यूज़ करते हैं, मोस मैट का यूज़ करते हैं, और मतलब इसके साथ मिलाते हैं घास या फिर श्रब हो गया या फिर बैम्बू प्लांट। परखी बनाते हैं जो एक तरह का टेम्परेरी डोर होता है, मतलब इतना प्रॉपर नहीं होता डोर, जो उनके टेम्परेरी हट्स हैं, जो उनकी झुग्गी झोपड़ी हैं, उसके दरवाजे बनाने के लिए वो यूज़ करते हैं हिमालय में जो कापकोट जगह है। इसके अलावा जो स्फेगनम मीट है, ये न्यू मटेरियल फॉर मेकिंग हाउस, दे आर लो कॉस्ट एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट। एक तो ये बहुत सस्ता मिल जाता है, ये जो मैटर होता है। दूसरा, इसको ट्रांसपोर्ट करना इजी हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना बहुत आसान रहता है। इसका प्रयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। वही चीज़ हमने जो देखी थी, काफ़ी सारी कंट्री है, जैसे स्वीडन थी, सोवियत यूनियन थी, वेस्ट जर्मनी, काफ़ी सारी कंट्री में एज अ इसको फ्यूल यूज़ किया जाता है। पीट का जो लोअर लेयर होती है वो कोयला बनाने में यूज़ होती है। इसके अलावा जो पीट का यूज़ होता है वो एथिल अल्कोहल, अमोनियम सल्फेट, अमोनिया, डाइपैराफिन, टैनिन के रूप में, इनका प्रोडक्शन में हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। बागवानी में मिट्टी की बनावट में सुधार करता है, मतलब एक तो मिट्टी को बनाता है, दूसरी चीज़ उसको एक चीज़ों को फर्निश करने में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हाउस होल्ड यूजेस में देखें, मतलब घर के किन किन कामों में ब्रायोफाइटा का यूज़ होता है। हिमालयंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, मोसेस का यूज़ करते हैं इंसेक्ट रेपिलेंट, मतलब कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, मच्छरों को भगाने के लिए। व्हेन स्टोरिंग फूड, जो वो फूड को स्टोर करते हैं उस टाइम पे वहाँ पर कीड़े मकोड़े ना आए, चीज़ें वहाँ पर किसी तरह का कोई इंसेक्ट ना आए, इसके लिए वो यूज़ करते हैं ब्रायोफाइटा का। Local mosses and liverwort are dried and made into a coarse powder. Then it is sprinkled over grain and other good to be stored in a container. क्या किया जाता है, बेसिक सबसे पहले ड्राई करते हैं, जो मॉसेस होती है उसको ड्राई अच्छे से किया जाता है। फिर उसके बाद एकदम फाइन पाउडर बनाया जाता है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना के जो हमने स्टोर कर रखा है, जो हमारा जो भी अनाज है, जो भी हमारा जो हमारे न्यूट्रिएंट मैटर है, हमने जो स्टोर करना है, उसके ऊपर जिस तरह से हम लोग घर में अनाज रखते हैं, अनाज में हम लोग दवाई रखते हैं ताकि वो उसमें किसी तरह का कोई इंसेक्ट ना लगे, किसी तरह का कोई कीड़ा मकोड़ा ना आए उसके अंदर। इसी तरह जो हिमालय वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जब अपना फूड को स्टोर करते हैं, जो उन्हें लंबे टाइम तक स्टोर करना है, तो ऐसे में पीट को ड्राई करते हैं, इसका एक फाइन पाउडर बनाते हैं और उसके ऊपर फिर छिड़क देते हैं, ताकि ये, क्योंकि इसका नेचर जो होता है इंसेक्ट रेपेलेंट वाला होता है, इंसेक्ट को दूर भगाने का काम करता है।
अगर हम मेडिसिनल यूजेस की बात करें, वही चीज़ जो हमने अभी देखी थी कि रिंग वर्म को यूज़ करने में किया जाता है, रिंग वर्म को क्योर करने में यूज़ करते हैं। इसको हम लोग अगर इंसेक्ट्स ने बाइट कर लिया, पहली बात तो इंसेक्ट को रेपिलेंट करने का काम करेगा। दूसरी बात, अगर किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया तो उसको क्योर करने का भी काम करता है। इसके अलावा एक्ने हो गया, स्किन डिसीज, जो हमारी स्किन पे किसी तरह के दाग धब्बे, उनको क्योर करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा अगर इसको शहद के साथ मिला दे तो ये ज़ख्म को या फिर कोई जल गया है तो उस चीज़ को भी क्योर करने का काम करता है। इसके अलावा ये टॉन्सिल में यूज़ होता है, ब्रोंकाइटिस में यूज़ होता है, कार्डियोवास्कुलर मतलब जो हमारा एक दिल से रिलेटेड जो हमारी बीमारी है उनको भी क्योर करने का काम करता है। अलग अलग डिसीज़ में अगर हम देखें, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो गया हमारी, जो मतलब ये अलग अलग वैरायटी की बात की है इन्होंने। मार्केंशिया स्पीशीज़ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को क्योर करने का काम करेगा। इसके अलावा जो हैमरेज है या फिर आंखों में कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है तो स्फैग्नम की स्पीशीज़ उसमें काम आ जाती है। अगर हमारी किडनी में किसी तरह की कोई स्टोन हो गया, किसी तरह की कोई पथरी वगैरह हो गई है तो उसमें हम लोग पॉलीट्राइकम का यूज़ करते हैं। और स्फैग्नम के पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है, जिस तरह से हम लोग किसी वाउंड्स वगैरह को, किसी जख्म को भरने में यूज़ कर सकते हैं। आगे इन्होंने अलग अलग तरह की यही स्पीशीज़ ही दी है ब्रायोफाइटा की, कि जिनके पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, हम लोग वाउंड हीलिंग में जिसका यूज़ कर सकते हैं। पॉइनियर ऑफ द लैंड प्लांट, ब्रायोफाइटा आर द पॉइनियर ऑफ द लैंड प्लांट। पॉइनियर एक तरह से बोलते हैं मतलब एंसेस्टर को, जो हमारे पूर्वज हैं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था जो चट्टानें होती है, चट्टानों को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं ब्रायोफाइटा। अगर बड़ी बड़ी चट्टानें होती तो ऐसे में जो हमारे पास एडवांस कैटेगरी आई थी प्लांट की, चाहे वो टेरिडोफाइटा की बात कर ले या फिर जिम्नोस्पर्म की बात कर ले, सबसे हाईएस्ट जो हमारी कैटेगरी आई एंजियोस्पर्म की बात करें, ये जो कैटेगरी थी ये कभी भी बड़ी चट्टानों पे ग्रो ना कर पाती। तो ऐसे में क्या किया, इनसे पहले जो कैटेगरी आई प्लांट की, जो क्लास आई हमारे पास ब्रायोफाइटा वाले प्लांट, इन्होंने बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी बनी, जिसकी वजह से वहाँ पर अच्छे न्यूट्रिएंट्स आए और इस तरह से हमारे नए प्लांट ग्रो कर सके। मतलब जो नए प्लांट का प्रोडक्शन था, एडवांस कैटेगरी वाले प्लांट का प्रोडक्शन था, वो डिपेंड था ब्रायोफाइटा के ऊपर। अगर ब्रायोफाइटा मिट्टी चट्टानों को ना तोड़ते, ना मिट्टी बनती, ना हमारे पास इस तरह के कभी हम प्लांट्स देख सकते। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं पॉइनियर ऑफ द लैंड प्लांट है, उनके एंसेस्टर है, पूर्वज है उनके। ब्रायोफाइटा आर पॉइनियर ऑफ द लैंड प्लांट बिकॉज दे आर फर्स्ट प्लांट टू ग्रो। पहले प्लांट थे जो ग्रो हुए एंड कोलोनाइज द बैरन रॉक एंड लैंड। जो पूरी बंजर ज़मीन थी, बड़ी बड़ी चट्टानें थी, वहाँ पर उसको कोलोनाइज करने का काम किया, मतलब अपनी स्पीशीज़ को दूर दूर तक फैलाने का काम किया, जिसकी वजह से, क्योंकि इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी, वहाँ पर नमी आई, चट्टानें टूटी, मिट्टी बनी, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स आए। तो ओवरऑल जो हमारा एडवांस कैटेगरी थी, उनके लिए पूरी फॉर्मेशन की, उनके लिए इन्वायरमेंट को सुटेबल बनाया। अगर हम सोइल इरोजन की बात करें, मतलब जो हमारा एक तरह से मृदा अपरदन है, वो किस तरह से ब्रायोफाइटा प्रिवेंट करते हैं सोइल इरोजन को। सोइल इरोजन हम लोग बोलते हैं कि मिट्टी हमारी किस तरह से ख़राब हो रही है, मिट्टी हमारी या फिर स्लिप हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, या फिर हम लोग कहें जो उसकी फर्टिलिटी पावर है, मिट्टी की एक जो कैपेसिटी है वो प्लांट्स को ग्रो करने की, उसको वो चीज़ होती है, प्लांट को ग्रो करने वाली कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलिटी। अगर किसी वजह से फर्टिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाए तो हम लोग उस प्रोसेस को बोलते हैं सोइल इरोजन या फिर मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, लाइक अगर वहाँ पर कोई चीज़ हमने जला दी है बहुत बड़े लेवल पे, मतलब आग लग गई है, तो इससे हमारी सोइल इरोजन हो जाता है। या फिर अगर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन में यूज़ करें, शिफ्टिंग कल्टीवेशन अगर हम प्रोडक्शन के मामले में देखें तो हमारी वेजिटेशन अच्छी होती है, वो एक अच्छा स्टेप है। लेकिन अगर हम मिट्टी की क्वालिटी की बात करें तो वहाँ पर ये मिट्टी की क्वालिटी से ठीक रहती है। मतलब अगर हम अपनी क्रॉप को लगातार ग्रो कर रहे हैं,
एक बार हमने ग्रो की, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट है, हमारी अच्छी क्रॉप आई। फिर उसके बाद जैसे ही कट हुई हमने अपनी दूसरी क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट कर दी, फिर थोड़ी बहुत हमारी प्रोडक्शन आई। फिर जैसे ही कट की हमने तीसरी बार उसमें प्रोडक्शन, अपने बीज बो दिए, हमारी क्रॉप हुई, फिर हमने कट कर लिया। मतलब जैसे कटिंग, फिर हमने ग्रो कर दिया, कटिंग फिर ग्रो कर दिया, कटिंग ग्रो कर दिया। मतलब बिना टाइम दिए, बिना मिट्टी को रेस्ट दिए अगर हम लगातार उसे ग्रो कर रहे हैं, लगातार अपनी फसल को ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो जाता है, हमारी जो एक मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है, जो उसकी फर्टिलिटी पावर है, जो मिट्टी के पास ही एक क्षमता है कि वो पौधों को ग्रो कर सके, वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट कर जाती है। और लगातार अगर हम क्रॉप की अपनी रोटेशन किए जा रहे हैं, लगातार क्रॉप को ग्रो किए जा रहे हैं बिना उसको रेस्ट दिए, तो एक टाइम पे ज़मीन हमारी बंजर हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो ऐसे जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को। दे ग्रो यूजली डेंसली एंड हैंस एक्ट एज अ सोइल बाइंडर, क्योंकि इतना टाइटली ग्रो करते हैं, इतने जल्दी इनका नंबर ग्रो होता है, इतने दूर दूर तक अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, मिट्टी को बाइंड करके रखते हैं, तो मिट्टी जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाती, स्लिप नहीं हो पाती, मिट्टी की फर्टिलिटी पावर को इंक्रीज करती है। मोसेस ग्रो इन डेंस स्ट्रैंड फॉर्मिंग मैट और कारपेट लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि जैसे एल्गी में हमने देखा था थैलस है, मैट जैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कारपेट लाइक, हम लोग प्रॉपर मैट या कारपेट नहीं बोल रहे हैं, उस जैसा स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि अभी लेवल वहीं से आया है हमारा, वहीं से हमारी क्लास बदली है। फिर हम पीट के अगर हम देखें, आयरलैंड के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर, नॉर्दर्न यूरोप के अंदर इसको यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट लाइक इथाइल अल्कोहल, अमोनियम सल्फेट, पैराफिन, डाई, टैनिन में यूज़ करते हैं। हॉर्टिकल्चर में यूज़ करते हैं सॉइल के टेक्सचर को, मतलब सॉइल का एक जो बेस है उसको सही से सुधारने में यूज़ करते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पीट की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। सोइल कंजर्वेशन वही कि सोइल को बचाने का काम करते हैं, सोइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। किस तरह से प्रिवेंट करते हैं, मैट और दे ग्रो इंटेंस स्टैंड फॉर्मिंग अ मैट और कारपेट लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या करते हैं, वाटर को फर्स्टली इट बियर द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग रेन एंड ड्रॉप, एंड सेकेंडली इट होल्ड मच ऑफ वाटर एंड दैट फॉल। देखो जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो ऐसे में क्या होगा, हमारी मिट्टी, ऑब्वियस सी बात है, मिट्टी हमारी एक जगह से दूसरी जगह स्लिप होने का बहुत ज़्यादा चांस है, कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, मिट्टी एक जगह से बह के दूसरी जगह चली गई। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम लोग बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि जो ब्रायोफाइटा हैं, ब्रायोफाइटा पानी को अच्छे से होल्ड करके रखते हैं। अब पानी होल्डिंग की कैपेसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा भी अगर बारिश हो रही है तो ये बहुत मैक्सिमम चांस है कि वो पानी को होल्ड कर सके, क्योंकि अच्छी कैपेसिटी है इसकी पानी को होल्ड करने की। तो पहली बात, ये मिट्टी पे डायरेक्ट जाने के बजाय, मतलब मिट्टी खराब होने से बचा लेगा, खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरी बात, ये इम्पैक्ट कर लेगा, टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी ही यही है पानी को एब्जॉर्ब करने की, पानी डायरेक्ट फॉल होने से बचा लेगा। प्रोटोनेमा की अगर देखें हम लोग, जो हमारी स्पीशीज होती है ये सॉइल इरोजन को चेक करती है। अगर हम सॉइल डेवलपमेंट की बात करें कि हमारी सॉइल डेवलपमेंट किस तरह से होगी, तो लाइकन एंड मोसिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन, बोथ आर स्लो बट एफिशिएंट सॉइल फॉर्मर। मतलब इतना प्रॉपर ये इनका नंबर इतना अच्छा नहीं बढ़ता जल्दी से, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली ये सॉइल की फॉर्मेशन करते हैं। जो लाइकन होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड को सिक्रीट करते हैं। इन सिक्रीट करने की वजह से जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और धीरे धीरे मिट्टी के अंदर बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जो रॉक पार्टिकल होते हैं टुगेदर विद द डेड एंड डिकिंग ओल्ड पार्टिकल ऑफ द लाइकन थैलस फॉर्म फर्टाइल सोइल, और अल्टीमेटली हमारे पास एक उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। अगर हम हार्मफुल इफेक्ट की देखें, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं, लेकिन जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा में मैक्सिमम मतलब 98% हमें उसका फ़ायदा ही देखने को मिलता है, हार्मफुल इफेक्ट बहुत कम है उसके। जो ब्रायोफाइटा है बहुत ही कम ब्रायोफाइटा के जो हम लोग बोल सकते हैं। कुछ जो ब्रायोफाइटा होते हैं, तो अगर हार्मफुल में देखें, जो ब्रायोफाइटा होते हैं कुछ एक आध जो होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं, पॉइजनस भी स्पेशली माइस के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रायोफाइटा केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, एंटीफीडेंट होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं
फ्रॉम बीइंग ईटन बाय स्लज, मतलब एक तरह से प्रीडेटर से प्रिवेंट करने का काम करते हैं। एक का फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर प्रीडेटर से प्रिवेंट कर रहे हैं, मतलब प्रे का तो चलो इसमें हेल्प हो रही है, लेकिन प्रीडेटर को से प्रिवेंट कर रहे हैं, मतलब उसे प्रीडेटर को फूड नहीं मिल पाएगा, तो कहीं ना कहीं उसे नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल देखें अब अपने ब्रायोफाइटा को, तो ब्रायोफाइटा इनफॉर्मल डिवीजन, ब्रायोफाइटा को इनफॉर्मली तो हम लोग सीधा मोस बोल देते हैं, मोसेस वाली क्लास, मतलब ब्रायोफाइटा की ही बात कर रहे हैं। ब्रायोफाइटा आर इनफॉर्मल डिवीजन consist of a three group of non-vascular plant, namely mosses, liverwort and hornwort। नाम हमने दिया इनके रिजेम्बलेंस के बेस पे, किस तरह से इनकी रिजेम्बलेंस होती है, किस तरह से ये इनका स्ट्रक्चर दिखने में है। लिवरवॉर्ट मतलब लीवर जैसा स्ट्रक्चर है, हॉर्नवॉर्ट मतलब हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर है। अगर हम प्रोमिनेंट ब्रायोफाइटा की बात करें तो एब्सेंस ऑफ ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, इसके अंदर कोई प्रॉपर रूट नहीं होती, कोई प्रॉपर लीव्स नहीं होती, कोई प्रॉपर इसके अंदर शूट नहीं होता। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि रूट जैसा स्ट्रक्चर, शूट जैसा स्ट्रक्चर, लीव्स जैसा स्ट्रक्चर, लेकिन प्रॉपर रूट, शूट एंड लीव्स की टर्म हम लोग इसमें यूज नहीं कर सकते। Furthermore, rhizoids perform the function of root, essentially anchoring the plant into the surface। इसके अलावा रूट नहीं होती, रूट की बजाय यहाँ पर राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स वही काम करते हैं जो रूट करती है थोड़ा बहुत लेवल तक। जैसे रूट क्या करती है, एंकर करने का काम करती है, पौधे को ज़मीन तक मतलब उसको धंसाने का काम करती है, उसे सपोर्ट देती हैं कि पौधा हमारा जो प्लांट है वो सीधा खड़ा रहे। तो राइजोइड्स भी ऐसा करते हैं, राइजोइड्स मिट्टी में उसे एंकर, मिट्टी में उसे जमाने का काम करते हैं और थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी करते हैं। दो राइजोइड्स डू नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट लाइक ट्रेडिशनल प्लांट रूट। ऑब्वियस ही बात है, रूट नहीं है तो रूट की तरह प्रॉपर अभी काम नहीं होगा। थोड़ा बहुत वैसा ये थोड़ा बहुत मतलब ये कोशिश करता है उस तरह से थोड़ा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की। अगर हम इन्वायरमेंटल में देखें, दैट इज हाई इन मॉइस्चर और प्रॉक्सिमिटी टू अ वाटर बॉडी, इट इज एसेंशियल फॉर मोसेस टू ग्रो एंड स्प्रेड। मोसेस को ग्रो एंड स्प्रेड करने के लिए ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है। इन्हें ऐसा बस इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पर नमी हो। However, some species of mosses are also known to survive in arid or semi-arid environment like desert। कुछ वैरायटी मिल सकती है हमें, लेकिन हम लोग हमेशा बात करते हैं अपने जो हमारा एक जनरल लेवल है, जो मैक्सिमम चीज़ें हैं। ब्रायोफाइटा में मैक्सिमम जो स्पीशीज़ है उन्हें ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ एक आध जो होती है वो डेजर्ट के अंदर भी ग्रो कर जाती है, एरिड या फिर सेमी एरिड कंडीशन में, मतलब एकदम शुष्क जो हमारा पर्यावरण है उसके अंदर अच्छे से वो ग्रो कर जाती हैं। In such cases, they can entirely dry out and enter a state of suspended animation। मतलब वही चीज़ जो हमने कहा था कि अगर इनको कोई ऐसा केस आ जाता है किसी वजह से, अगर कंडीशन हमारे पास इन्वायरमेंट ड्राई हो जाता है, इन्वायरमेंट ड्राई हो जाता है मतलब कोई भी उन्हें सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता, क्योंकि जो ब्रायोफाइटा उन्हें नमी की ज़रूरत है। तो अगर किसी वजह से बाई चांस अगर ऐसा इन्वायरमेंट हो जाता है, बिल्कुल शुष्क हो जाता है, इन्वायरमेंट ड्राई हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि ये सारे जो हमारे ब्रायोफाइटा वो डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक इनएक्टिव पीरियड के अंदर चले जाते हैं, जिसे हम सस्पेंडेड एनिमेशन भी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही दोबारा से इन्हें ह्यूमिडिटी मिली, दोबारा से नमी मिली, दोबारा से इन्हें आर्द्रता मिली, इन्हें मौसम सही मिला, ये फिर से पानी के कांटेक्ट में दोबारा से आते ही रिव्यू करना स्टार्ट कर जाते हैं और फिर से ये ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं। थैंक यू।